नमस्कार, मैं हूं नगमा। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले के बीच अचानक लाल सागर में एक नया संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। वहां पर यमन के हूथी बागियों ने एक कारोबारी जहाज को अगवा कर लिया है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये इजरायल का जहाज है। हालांकि इजरायल ने इस बात का खंडन किया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस जहाज का नाम है गैलेक्सी लीडर और ये एक कार्गो शिप है जो कि कल यानी कि रविवार 19 नवंबर को अगवा किया गया। अगवा करने वाले हेलीकॉप्टर से इस जहाज पर उतरे और इस पर सवार 25 क्रू जो सदस्य थे वो बंधक हैं। इसे यमन के एक बंदरगाह पर ले जाया गया है। इसमें यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मेक्सिको के लोग सवार हैं। ये जहाज भारत आ रहा था। ये एक ब्रिटिश कंपनी का जहाज है जिसे कि जापान की एक कंपनी लीज पे चला रही है। उस ब्रिटिश कंपनी के संस्थापक यानी फाउंडर हैं इजरायल के सबसे अमीर शख्स अब्राहम रामी उंगार, और शायद यही वजह है कि यमन के हूथी बागी इसे इजरायल का जहाज बता रहे हैं। लाल सागर में इस जहाज के अगवा होने के साथ ही 45 दिन से चल रहे इजरायल हमास संघर्ष या युद्ध में एक नया मोर्चा खुलने का अंदेशा है। ये समझने की जरूरत है कि ये हूथी हैं कौन। तो जो हूथी बागी हैं वो यमन के सरकार से उन्होंने बगावत की है। यमन के एक बड़े हिस्से पर इनका कब्जा है और इन्हें ईरान का समर्थन हासिल है और उनसे हथियार भी मिलते रहे हैं। हूथी पहले भी इजरायल पर मिसाइल से हमले की धमकी देते रहे हैं। उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से हमले की कोशिश भी की है। लेबनान भी ऐसे हमलों की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी जहाज़ों ने पहले भी ऐसी मिसाइलें मार गिराई हैं। कई ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। अमेरिकी जहाज़ USS कार्नी ने 3 क्रूज़ मिसाइलें और ड्रोन जो कि हूथी बागियों की तरफ से चलाई गई थी उन्हें नष्ट किया है। लेकिन मिसाइल और ड्रोन दागने और एक पूरे मालवाही जहाज को अगवा कर लेने में बहुत बड़ा फर्क है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से एक पूरा जहाज उठा लेने का मतलब है कि दुनिया के कई देशों को इस संकट में शामिल करना, और हूथी बागियों की प्रवक्ता ने ये बयान भी दिया है। दरअसल लाल सागर का इलाका जो है वो 4,50,000 वर्ग किलोमीटर का है और जिसकी अधिकतम चौड़ाई है वो 190 मील की है। ये एक व्यावसायिक शिपिंग रूट है जो कि मिस्र के सुएज नहर से बाबल मंदब स्ट्रेट से गुजरता है, और बाबल मंदब स्ट्रेट वो स्ट्रेट है जो अरब पेनिनसुला को अफ्रीका से अलग करता है। तो एक तरफ मिस्र है, दूसरी तरफ सूडान और एक तरफ यमन और सऊदी अरेबिया। अरब सागर और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के बीच की एक अहम कड़ी है। यूरोप और एशिया के बीच कारोबार का रास्ता है। यहाँ आकर एक मालवाहक जहाज को रोकने का मतलब उस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी इस संकट में बुलाना है जो अब तक इससे दूर रही है। इसलिए अब कई सवाल सामने हैं। क्या हूथियों की इस हरकत से इजरायल हमास युद्ध की जो लपटें हैं वो और बड़े इलाके में फैलेंगी? क्या ये युद्ध और भी ज़्यादा बड़ा होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसका दायरा बढ़ रहा है? सवाल ये भी है कि क्या इससे एक नया फ्रंट खुल रहा है? समुद्री व्यापार मार्ग में युद्ध का एक नया मोर्चा खुल सकता है और अमेरिका इस युद्ध में अपना दखल क्या अब बढ़ाएगा? भारत के सामने क्या चुनौती होगी? तो बहुत सारे दबावों की वजह से पश्चिम एशिया के देशों ने बयानबाजी से ज़्यादा कोई इजरायल विरोधी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब इस संकट पर क्या होने वाला है और किस तरह से ये जो संकट है वो दूसरे देशों को भी अपनी लपेटे में ले सकता है, ये चर्चा करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मा चलानी, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, और कमर आगा भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। ब्रह्मा, यहाँ पर अभी जो अगवा किया गया है जहाज और इसका कनेक्शन इजरायली कनेक्शन भी बताया जा रहा है जिसकी वजह से हूथी बागियों ने ये किया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इससे जो थिएटर ऑफ वॉर है वो और बड़ा हो रहा है और क्या एक मैरीटाइम फ्रंट खुलने का अंदेशा है? अगमा, जितना लंबा ये गाजा का युद्ध खींचेगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा कि ये लड़ाई दूसरे देशों को भी इन्वॉल्व हो सकती है इस लड़ाई में। मगर हुती जो रेबल्स हैं वो सीरियस थ्रेट नहीं है इसराइल के खिलाफ,
इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हिजबुल्लाह से आ रहा है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में है। हर रोज इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में स्कर्मिशेस हो रहे हैं। हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है इसराइल को, इसराइलीज अटैक कर रहे हैं सदर्न लेबनान को। तो वो फ्रंट एक्टिवेट अगर हो जाए फुल फ्लेश मैनर में, तो उससे जो सिचुएशन है बिल्कुल चेंज हो जाएगी फंडामेंटली। मगर जहां पर हूती रेबल्स का सवाल है, वो तो काफी समय से यमन के सिविल वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं। उनके खिलाफ सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा मिलिट्री ऑफेंसिव किया था। जी। उसके बावजूद सऊदी अरेबिया हुती रेबल्स को हरा नहीं सका। तो हुती रेबल्स एक तरह से तो काफी स्ट्रांग है अपने एरिया में, मगर इसराइल के मुकाबले में उनके पास कोई क्षमता नहीं है। मगर जैसे आप कह रहे हैं कि वो हरास कर सकते हैं शिप्स को, शिप्स को रोक सकते हैं, लोगों को किडनैप कर सकते हैं, तो उनका जो न्यूसेंस वैल्यू है वो काफी है। तो ये जो न्यूसेंस वैल्यू वहां पे है, क्या उसकी वजह से दूसरे देशों की मौजूदगी भी वहां पर बढ़ानी पड़ेगी? और इसलिए ये सवाल है कि क्या और ज्यादा वहां पे एक आर्म्ड प्रेजेंस दिख सकता है? अमेरिका के जहाज वहां पर पहले से ही तैनात हैं जब से ये टकराव शुरू हुआ है। अब जब ये शिप को अगवा किया गया है, उसके बाद से क्या दूसरी कंट्रीज, भारत के सामने क्या चुनौती है? क्या ईरान के ऊपर जो आरोप हैं कि ईरान इन्हें हथियार देता है, और ये इजराइल ने साफ कहा है कि ईरान बैक्ड टेरर है ये, तो किस तरह से ये जंग और बड़ी होती दिखती है ब्रह्मा? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, तो इससे क्या होगा कि ऑयल शिपमेंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पर। तो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट भारत के हितों में नहीं है। मगर जहां तक ईरान की बात है, ईरान हिजबुल्लाह के साथ उसका लिंक है, हुती रेबल्स के साथ उसका लिंक है। तो ईरान को दोषी कहना, इसराइल इसराइल जैसे कह रहा है कि ईरान इन्वॉल्व है, ये तो इसराइल काफी समय से ईरान को ब्लेम कर रहा है। मगर जो सिचुएशन गाजा में इस समय इतनी गंभीर हो गई है, जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर गाजा में इतना अपेरेंट है कि अब इसको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती है। और जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर गाजा के जो इम्प्लीकेशंस हैं इसराइल के सिक्योरिटी के लिए, इसराइल के इमेज के लिए और अमेरिका के इमेज के लिए, क्योंकि इसमें इस युद्ध में अमेरिका इसराइल का पूरा सपोर्ट दे रहा है। और बल्कि इजरायली मिलिट्री ने, अमेरिकन मिलिट्री ने इसराइल के ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल उन्होंने कई सारे स्ट्राइक्स किए हैं सीरिया में। अब डेंजर ये है कि वो यमन में भी हुती रेबल्स के खिलाफ अमेरिकन फोर्सेस स्ट्राइक्स कर सकते हैं। जी। कमर आगा साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो अभी जहाज कार्गो जो भारत आ रहा था उसे अगवा किया गया, इसका क्या असर पड़ता दिखता है एक बड़े स्टेज पर जियोपॉलिटिकली? देखिए, इसका काफी ब्रह्मा चेलानी साहब ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जैसा तेल के बारे में उन्होंने बताया, ये एक मेन रूट है, इसके थ्रू होता हुआ सुएज कनाल पास, रेड सी से सुएज कनाल, एंड फ्रॉम वहां से फिर यूरोप तेल जाता है। तो वो एक बड़ा है। और फिर दूसरी बात ये कि वहां पे अभी तक जो कंसंट्रेशन था अमेरिकन फोर्सेस का, वो था पर्शियन गल्फ रीजन में। ये जो गल्फ ऑफ जो है गल्फ ऑफ हुर्मुस, यहाँ पे था जहाँ से तेल भारत और फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक होता हुआ तमाम जाता है। वो वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि ईरान ने पहले थ्रेट किया था कि हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे, वहाँ पे तेल नहीं जाने देंगे अगर हमारे पर अटैक हुआ या कुछ हुआ, वहाँ पे था। फिर दूसरा मेडिटेरेनियन में इसराइल के पास उन्होंने जो उनके बड़े युद्धपोत, जिसे बेड़ी जंग, जो जंगी बेड़े वगैरह जो वहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय किए। अब ये तीसरा नया फ्रंट जो खुल रहा है, ये बाब अल मंदब से लेके यानी वहाँ तक सुएज कैनाल तक, तो ये काफी बड़ा थिएटर हो जाएगा। अमेरिका को कई जगहों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा।
हूती रेबल जी जैसा बताया गया अभी, कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, लेकिन इन इन फोर्सेस से जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने देखा वो था तालिबान के साथ जिस 20 साल तक ये लड़ते रहे, अमेरिकन पे बाद में विड्रॉ करना पड़ा, या फिर उसके अलावा इस तरह के और बहुत से ग्रुप्स निकले। ये एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, अरब नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। इनके इनएक्शन से जो ये ले रहे हैं इस वक्त, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है, एंटी इजरायली बहुत स्ट्रांग है अरब वर्ल्ड में। तो इस तरह के स्टेट लेने से अरब नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रही है उस पूरे क्षेत्र में, उनको ये बढ़ाने का है। और तीसरी बात ये कि जो पूरा कंसंट्रेशन इस वक्त लग रहा था कि जैसा हिजबुल्लाह के साथ बन रहा था, कि हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा था। ये नगमा, एक बात, ये जंग हमास की जो में से जो चल रही है, ये वहां तक सीमित नहीं रह पाएगी। ये आने वाले समय में बढ़ती जाएगी और पूरा क्षेत्र में ये फैलेगी। ये जो एक्सिस ऑफ जो ये कहलाती है रेसिस्टेंस, इसका मानना ये है कि जंग तो होनी ही है एक दिन। ईरान भी ये कहता है कि जंग तो होनी है, इसराइल भी कहता है कि जंग होनी है। तो उनका मानना ये है कि अ, जब भी हो, लेकिन उसके लिए वो तैयारी भी कर चुके हैं पहले से। हालांकि उनका कोई मुकाबला अमेरिकन या इजरायली फोर्सेस से नहीं किया जा सकता, इवन ईरान का। लेकिन ईरान के पास काफी स्ट्रांग ईरान देश है, मामूली जी नहीं। और जी। ये तो और हो ही सकता है कि ये क्षेत्र में फैल जाए, ये भी हो सकता है। भारत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, और यही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा अगर तेल की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट होती है। और हमको अगर 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो हमको जी फिर ये जो इनसप्टेड ऑयल जी सप्लाई बिल्कुल। चाहिए, और ज्यादातर इसी हम्म। रीजन से। ब्रह्मा, ये जो यहाँ पर अभी एक क्राइसिस है, ये कैसे अनफोल्ड होता देख रहे हैं आप? इसका क्या, जैसे कि हम देख रहे हैं इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, 45 दिन गुजर गए और जाहिर है कि वो कहीं पे थमने और रुकने का नाम नहीं ले रही। अब इस बीच में यहाँ पे रेड सी में जो शिप को अगवा किया गया है, कार्गो शिप को, इसका सोल्यूशन हल 25 बंधक हैं इसमें। इनके प्रवक्ता जो हूथियों के, वो कह रहे हैं कि इजराइल जो है सिर्फ फोर्स की भाषा समझता है और हम ऐसा करते रहेंगे आगे भी। यानी कि वो एक बिजी ट्रेड रूट है जहां से बहुत सारे कार्गो वेसल्स गुजरते हैं, एनर्जी सप्लाई होती है, उसको अगर लगातार टारगेट किया जाएगा तो इसका हल निकालना यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। पर क्या ये होता दिख रहा है या कोई इसकी गुंजाइश दिखती है? नगमा, जो सबसे बड़ा डेंजर ये है कि अगर हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में फुल फ्लेज लड़ाई शुरू हो जाती है, तो उससे फिर ईरान भी इन्वॉल्व हो जाएगा इस युद्ध में, और पर्शियन गल्फ की जो शिपिंग है वो सीरियसली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे बड़ा खतरा हिजबुल्ला हिजबुल्ला और इसराइल के बीच का जो डेंजर है इस समय, जो एक तरह का हॉट फ्रंट बन गया है। ये ओपन लड़ाई नहीं हो रही है, मगर स्कर्मिशेस हो रहे हैं। अगर फुल फ्लेज लड़ाई शुरू हो जाती है हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में, और हिजबुल्ला के पास काफी सारे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, हजारों में है उसके पास सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स, तो वो सबसे पावरफुल मिलिशिया है मिडिल ईस्ट में हिजबुल्ला। तो वो बहुत बड़ा खतरा है कि अगर अगर इस तरह की लड़ाई लेबनान और इसराइल के बीच में शुरू होती है और ईरान इन्वॉल्व हो जाता है इस युद्ध में, तो फिर रूस और चाइना भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस युद्ध में। तो डेंजर ये है कि गाजा का जो ये युद्ध है, जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा खतरा दुनिया के लिए होगा। बिल्कुल। और ये साफ दिख रहा है कि ये खतरा बढ़ रहा है, जिस तरह से रेड सी में एक कार्गो जहाज को अगवा किया गया। और बात हम कमर आगा साहब हूथियों की कर रहे हैं और हूथी बागियों की कर रहे हैं, तो ये बागी हैं जो यमन सरकार के खिलाफ रहे हैं और काफ़ी बड़े इलाके पर उनका एक प्रभाव भी है। तो ये कितना बड़ा खतरा वहाँ पर पोज कर सकते हैं जो हूथी बागी हैं, कमर आगा साहब? ये बहुत बड़ा खतरा पोज कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स क्योंकि को रोकना बड़ा हिजबुल्लाह तो मुश्किल है, काम ये होता है। बहुत उतने ज़्यादा नहीं अगर है, फिर भी ईरान का समर्थन इन्हें भी है, हथियार भी मिलते हैं। सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे जो झड़प हुई वहाँ पे सऊदी अरब इन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सका, तो ये है वहाँ पे। और जी। अमेरिकी प्रेजेंस वहाँ पर पहले से है, बावजूद इसके ड्रोन मिसाइल ये लगातार चला रहे हैं। तो ये जो अभी शिप अगवा की गई है, इसका कोई सोल्यूशन दिखता है? देखिए, कुछ दिनों के बाद बातचीत होगी और वो डिमांड करेंगे रिलीज जो है
पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को या इसी किस्म की कोई बात आएगी, उन्हीं ने कहा तो ये है कि हमने इसराइल की सॉलिडारिटी में ये सब हम कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार मिसाइल्स उन्हीं ने फायर किए थे, दागे थे इसराइल के तरफ हुतियों ने, जिसको अमेरिकन ने गिरा दिया था वहीं रेड सी में, उसी एरिया में। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारी जंग है। ये अकेले नहीं है, फिर उसके बाद शिया मलेशिया जो है इराक के अंदर, वो भी कहते हैं कि हमारी सॉलिडारिटी है। ये एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है जो सब एक दूसरे से मिल गए हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, शिया मलेशिया हो, हुती रेबल्स हो, इस तरह के सीरिया में बहुत से इस तरह के ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह इन सीरिया है। तो ये सारे जो है मिल के है, और जी। इनका मानना ये सब जो है बहुत सप्रेस्ड है। जो हम देख रहे हैं कि जो हालत हुई है हुतीस की, वहां के ऊपर सऊदी से जो जंग हुई थी उसमें शहर के शहर डिस्ट्रॉय हो गए। तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, इनका स्टेक बहुत लो है, चाहे ये इराकी मलेशिया हो या दूसरे। हाँ, जैसा कि ब्रह्मा चेलानी साहब ने बताया, सबसे पावरफुल जो है इसमें हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह। पुराना मूवमेंट है, उसके पास पीजीएम्स भी हैं, प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं। और उसके अलावा उसका काफी बड़ा नेटवर्क है वहाँ के इस पूरे क्षेत्र में। उसने हमस को भी जी। ट्रेन किया है कहा जाता जी। है, और उसका शिया मलेशिया के साथ भी बहुत घना संबंध है, और ईरान पीछे से उन लोगों को सपोर्ट करता है। ये कोई छिपी बात ईरान नहीं, का, ओपनली। जी जी, आप जैसा कह रहे हैं ईरान का समर्थन तो रहेगा ही। हिजबुल्लाह जो है वहाँ पर ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, बाकी जो दल हैं उससे भी जुड़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये एक बड़ा खतरा ज़रूर खड़ा कर रहा है इस समय जो ये घटना हुई है, जिसमें एक शिप को, कार्गो शिप को अगवा किया गया है रेड सी में। अब जो थिएटर ऑफ वॉर है, जो जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है इस समय, वो दिख रहा है, और वहाँ पर तैनातियाँ भी बढ़ेंगी, और एक एक करके इस इलाके के बहुत सारे मुल्क जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। भले वो हिजबुल्लाह और यमन के हूथी के बहाने ईरान की भी इन्वॉल्वमेंट हो, हालांकि कुछ अरब देश इसे कंडेम ज़्यादा नहीं कर रहे या कुछ कह नहीं रहे इसके ऊपर आगे, लेकिन एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ पर नज़र आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे इस वक्त हम सच की पड़ताल में, और हम आगे देखेंगे IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब कुछ वीडियो जारी किए हैं। वहाँ पर अल-शिफा अस्पताल से दावा है कि अल-शिफा अस्पताल में ही इजरायल के बंधकों को रखा गया है। एक ब्रेक के बाद। और अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जारी किया है। हमास और इजरायल के बीच जो युद्ध चल रहा है, 45 दिन हो गए हैं उसको। अब इजरायली सेना ने कहा है कि बंधक बनाए गए उनके नागरिकों को गाजा के ही अल-शिफा अस्पताल में रखा गया था। इजरायली सेना ने कुछ तस्वीरें भी जारी किए हैं और ये दावा किया है कि इसमें दिखाई दे रहे कुछ नागरिक इजरायल के ही हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल में 50 मीटर लंबी सुरंग मिलने की भी बात कही है, और साथ ही भारी मात्रा में हथियार और कम्युनिकेशन के लिए उपकरण भी यहां से मिले हैं। हमास ने इजरायली सेना के दावों को झूठा बताया है। और इस बीच ये जंग जो है इसका दायरा और भी बढ़ता जा रहा है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।